my dear students, a very warm welcome to all of you at Arihant Padaku, and I am your chemistry mentor Krina, and today we are going to discuss about some important questions from our various topics from our chapter, that is state of matter, gases and liquids. तो ये हमारी 11th NCERT का सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है, जिसमें अगर मैं NCERT के सीक्वेंस की बात करूं तो we have learned about the many topics in this chapter. तो सबसे पहला टॉपिक जिस पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, दिस इज अबाउट द गैस लॉज. ओके, तो गैस लॉ हमारे पास में फर्स्ट लॉ था बॉयल्स लॉ, सेकंड इज चार्ल्स लॉ, थर्ड इज द गे-लुजेक्स लॉ एंड फोर्थ इज द एवोगैड्रो लॉ, और फाइनली हमने तीनों लॉज का एक कॉम्बिनेशन भी देखा था, दैट इज अबाउट द कंबाइंड गैस लॉ. ओके, सो here the first question that is given in the gas law is a very short type question we have. The pressure in a well-inflated tires of automobiles is almost constant, but on a hot summer day, this increases considerably and the tire may burst. This phenomena is explained by. Okay, तो नॉर्मली होता क्या है कि अगर हम नॉर्मल डेज की बात करें, तो अगर हम टायर्स की बात करें ऑटोमोबाइल्स में, तो उसमें जो प्रेशर रहता है बच्चों, वो कांस्टेंट रहता है. जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है. बट द थिंग इज दैट अगर नॉर्मल डे में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो समर डे में जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और उस इंक्रीज्ड प्रेशर की वजह से जो टायर है वो बर्स्ट भी हो सकता है. तो ये जो लॉ था ये किसने एक्सप्लेन किया? तो दिस लॉ इज बेसिकली एक्सप्लेन बाय गे-लुजेक्स लॉ. ओके, गे-लुजेक ने जो भी रिलेशन की बात की, हमें पता है कि बॉयल्स लॉ ने पी और टी के बीच में रिलेशन की बात की, चार्ल्स लॉ ने टी एंड वी की, और जो गे-लुजेक्स लॉ था ही बेसिकली डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर एंड pressure relation. Okay, so this phenomena is explained by Gay-Lussac's law. Okay, तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? The answer will be Gay-Lussac's law. Okay, now let's move forward to the next question, and the next question we have is this. The question is saying a balloon is filled with hydrogen at a room temperature and it will burst if the pressure exceeds 0.2 bar. एक बलून में हाइड्रोजन गैस को फिल किया गया है. अगर उस बलून में प्रेशर 0.2 बार से ज्यादा हो गया तो वो बलून बर्स्ट हो सकता है. हमें ये दिया हुआ है if at 1 bar pressure the gas occupied 2.27 liter volume, up to what volume can the balloon be expanded? तो हमसे पूछा है कि हम बलून को कितने लेवल तक एक्सपांड कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है. तो बच्चों हमें ये गिवन है कि 1 बार प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो 2.27 लीटर है. तो प्रेशर कितना है? 1 बार, और 1 बार प्रेशर पे हमारा जो वॉल्यूम है वो है 2.27 लीटर. ओके, अब हमारा प्रेशर हो गया 0.24 बार, तो हमें निकालना है यहाँ पर कि वॉल्यूम कितना होगा, कि जिस वॉल्यूम पे वो बलून अपने आप को एक्सपैंड कर सके. तो हमें पता है कि हमें यहाँ पर P1, P2 और V1 गिवन है, और हमें यहाँ पर V2 को फाइंड करना है. तो P और V के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है वो लॉ होता है हमारा बॉयल्स लॉ. ओके, तो हम यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? वी विल अप्लाई बॉयल्स लॉ. ओके, अब बॉयल्स लॉ के लिए हमारे पास में क्या स्टेटमेंट होता है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ये होता है हमारा बॉयल्स लॉ. अब बॉयल्स लॉ में जो हमारा P1 है वो 1 है, V1 हमारा 2.27 है, P2 हमारा 0.2 है, और बच्चों V2 मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो अगर मैं यहाँ पर V2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो आई विल गेट V2 इक्वल टू 2.27 अपॉन 0.2. ओके, अब हमने यहाँ पर पॉइंट को एलिमिनेट किया, वी विल गेट 10 हियर. पॉइंट को एलिमिनेट किया, वी विल गेट 100 हियर. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई. Whenever I am going to divide this 227 by 2, what will I get here? I will get here 113.5 upon 10, और ये हो जाएगा हमारा 11.35 लीटर.
तो दूसरे बलून में जो हमारा वॉल्यूम है वो कहाँ तक हम एक्सीड कर सकते हैं, अप टू 11.35 लीटर, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. तो यहाँ P और V के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, दिस इज बेसिकली गिवन बाय द Boyle's law. Okay, now let's move forward to the next question, and the next question is, the question is saying a ship is sailing in the Pacific Ocean where temperature is 23.4 डिग्री सेल्सियस. एक शिप है जो पैसिफिक ओशन में सेल कर रही है और वहां बच्चों जो टेम्परेचर है वो 23.4 डिग्री सेल्सियस है. अ बलून इज फिल्ड विथ 2 लीटर एयर. वहां उस बलून को 2 लीटर एयर से फिल किया गया. तो 2 लीटर मीन्स हमें उस बलून का वॉल्यूम गिवन है, दैट इज 2 लीटर. नाउ what will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ अगर टेम्परेचर को कर दिया जाए 26.1 डिग्री सेल्सियस तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि उस बलून का वॉल्यूम कितना होगा. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है केल्विन. तो हम यहाँ दोनों डिग्री सेल्सियस को बच्चों सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. तो हमारा T1 कितना है 23.4, तो इसमें हम 273 को प्लस कर लेंगे एंड आई विल गेट हियर 296.4 केल्विन. ओके, सिमिलरली हम T2 को कैलकुलेट करेंगे. ये है 26.1, यहाँ हमने 273 को प्लस किया एंड वी विल गेट 299.1 केल्विन. तो हमने यहाँ पर ये टेम्परेचर का कन्वर्जन कर लिया. नाउ V और T के बीच में जो लो हमें रिलेशन बताता है, दिस इज अवर चार्ल्स लो. वो कौन सा लो होता है, दिस इज अवर चार्ल्स लो. सो चार्ल्स लो इज गोइंग टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन V एंड T. तो V और T के रिलेशन को हम देख लेते हैं. दिस विल बी गिवन बाय चार्ल्स लो. Okay, so it will be V1 upon T1 equal to V2 upon T2. V1 upon T1 equal to V2 upon T2 होगा. अब हम क्या करेंगे, V1, T1 और T2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे and we will calculate the value of V2 here. So let's calculate the value of V2 here. So our relation is V1 upon T1 equal to V2 upon T2. अब मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर जो V1 था वो 2 लीटर गिवन था. ओके, सो V1 इज 2 लीटर एंड V2 वी हैव टू कैलकुलेटेड हियर. दिस इज 296.4 एंड दिस इज 299.4 समथिंग. ओके, सो V2 विल बी कैलकुलेटेड एज 2 into 299.4 upon 296.4 something and it will be calculated as 1.09 something and V2 came out to be, it will be 2 multiplied by this, so it will be approximately equal to 2.18 लीटर. तो यहाँ हमने चार्ल्स लो के अकॉर्डिंग V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. So these are some of the questions from our gas law. Now we are moving forward to our next topic. So now our next topic will be all about the ideal gas equation. तो ideal gas equation बच्चों हमारी होती है PV equal to nRT. Okay, so the first question being here is the value of universal gas constant R depends upon. तो ये हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमें गिवन है. हमसे यहाँ पूछा गया है कि जो हमारी R की वैल्यू होती है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है. तो बच्चों हमें पता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT. ओके, PV इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल टू हमारा nRT होता है. अगर मैं यहां से R की वैल्यू कैलकुलेट करूं, आई विल गेट हियर PV अपॉन NT. ओके, सो ये जो R है ये हमारा प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, ये हमारा वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है, ये हमारा टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, और N जो है वहाँ वो होते हैं हमारे नंबर ऑफ मोल्स, ये उन पे भी डिपेंड कर रहा है. ओके,
तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, इन सभी फैक्टर पर वैल्यू ऑफ आर डिपेंड कर रही है. तो वी कैन से द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट्स इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तीनों फैक्टर पे वो डिपेंड करेगा और उसी के अकॉर्डिंग उसकी यूनिट्स होंगी. ओके, सो द फैक्टर्स विल बी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो हमारा यहाँ पर आंसर है P, V and T. ओके, so this is a question from ideal gas equation we have. Next question of this category we have is 40 liter of gas is stored under a pressure of 150 atmosphere at 300 Kelvin and how many moles of the gas are present in the cylinder. तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में गिवन हमें क्या क्या है. तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है हमें कि वॉल्यूम दिया हुआ है 40 लीटर. ओके, देन आफ्टर वी आर प्रोवाइडेड विथ प्रेशर. प्रेशर दिया हुआ है हमें 150 एटमॉस्फेयर. देन वी हैव टेम्परेचर. टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300 केल्विन. ओके, तो ये तीनों चीजें क्वेश्चन में मुझे गिवन है. अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमाइन करना है. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमाइन करने के लिए जब हमें P, V और T गिवन होगा, हम क्या लगाएंगे, हम आइडियल गैस इक्वेशन को यहाँ अप्लाई करेंगे. देन ओनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ N हियर. सो हियर फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारी, द आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल टू nRT. ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इक्वल टू nRT. अब हम यहाँ पर n को वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं, तो वी विल गेट PV अपॉन RT. ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा. On substituting the values of P, V and RT here, we will get the value of N, that is number of moles. तो N की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमने क्या किया, हमने प्रेशर को रखा 150, टेम्परेचर को रखा हमने 300, R की वैल्यू होती है हमारी 0.083 और वॉल्यूम हमें T को यहाँ पर रखना है डिनोमिनेटर में और वॉल्यूम को हमको यहाँ पर ऊपर रखना है. सो यू कैन सी हियर वॉल्यूम को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 40 लीटर. क्लियर. तो यहाँ पर n इक्वल टू हो गया हमारा 150 इंटू 40 अपॉन 0.083 इंटू 300. तो हम यहाँ पर इस फैक्टर को सॉल्व करते हैं एंड व्हाट वी विल गेट हियर, वी कैन सी हियर n came out to be 299 mole. Okay, so this will be the number of moles you will get on solving this expression. तो अगर हमें P, V, N और T में से कोई भी पैरामीटर यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा और गिवन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग we will simply apply the ideal gas equation. Okay, now let's move forward to the next question. The next question is saying for an ideal gas, how does the plot of log versus log P differ from log V versus log T and you have to explain this statement. ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पता है आइडियल गैस के लिए अगर मुझे P और V के बीच में रिलेशन बताना है, P होता है हमारा प्रेशर और V होता है हमारा वॉल्यूम, यही होता है. ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप हमें किस लॉ से ऑब्टेन होगा, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप विल बी ऑब्टेन फ्रॉम बॉयल्स लॉ. तो ये हमें कहां से ऑब्टेन होगा, दिस विल बी ऑब्टेन फ्रॉम बॉयल्स लॉ. नाउ अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ वी नो दैट PV इक्वल टू K, दैट इज कांस्टेंट. ऐसा होता है, PV यहाँ पर इक्वल टू K होता है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड में लॉगरिथम लूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, अगर हमने यहाँ पर दोनों साइड में लॉगरिथम लिया तो व्हाट आई विल गेट हियर, आई विल गेट हियर log P प्लस log V इक्वल टू log K. ठीक है,
ये इक्वेशन हमें यहाँ पर ऑब्टेन होगी. So if I am going to plot here the graph between P and V, what I will get here, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा log P, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें log V. तो P और V का जो ग्राफ होगा वो बच्चों कुछ ग्राफ इस टाइप से होगा. So this will be the pressure volume relationship and it is given by the Boyle's law. अब अगर मुझे इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना है, सो दिस विल बी गिवन बाय y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी. ये हमारी लाइन की इक्वेशन है और यहाँ पर हम माइनस एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द स्लोप हियर. ओके, तो लॉग पी और वी का ग्राफ तो हमने देख लिया कैसे हमें ऑब्टेन होगा. नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ फॉर लॉग वी एंड लॉग टी. ओके, सो नेक्स्ट ग्राफ इज बिटवीन log V and log T. क्लियर? log V और log T के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है. अब V और T के रिलेशनशिप को कौन एस्टेब्लिश करता है? वो एस्टेब्लिश करता है हमारा चार्ल्स लॉ. क्लियर? V और T के बीच में रिलेशनशिप बताएगा हमारा चार्ल्स लॉ. और चार्ल्स लॉ क्या होता है कि V अपॉन T इक्वल टू K. ये हमारे चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला है. अब अगर मैं दोबारा से इसमें दोनों साइड लॉग लूंगी तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड लॉग लिया एंड व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट हियर log v माइनस log t इक्वल टू log k. ओके, तो ये ग्राफ हमारा log v माइनस log t आ रहा है. तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ तो हमें यहाँ लेना पड़ेगा log v और यहाँ हमें लेना पड़ेगा log t और ग्राफ विल बी दिस डिक्रीजिंग ग्राफ. ओके, तो इसका ग्राफ जो बनेगा दिस विल बी द डिक्रीजिंग टाइप ऑफ कर्व यू विल ऑब्टेन हियर. सो दिस इज अ कर्व फॉर log v अपॉन log t विच इज ऑब्टेन फ्रॉम चार्ल्स लॉ. क्लियर? तो बच्चों यहाँ हमें सिंपल क्या करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने हैं, दोनों साइड लॉग लेना है और एक हमें बेसिक इक्वेशन यहाँ पर डेवलप करनी है दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की, ताकि हम ग्राफ को इजीली प्लॉट कर सकें. तो ये क्वेश्चंस थे हमारे फ्रॉम आवर टॉपिक आइडियल गैस इक्वेशन और ये हम जो हमारी बुक है दैट इज अरिहंत, तो वहां से भी इन क्वेश्चंस को हम रेफर कर सकते हैं विच इज अ बेस्ट book for understanding all the concept in a short wise manner for class 11th and 12th. Okay, now next questions will be from our topic that is compressibility factor. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है उसको हम Z से डिनोट करते हैं और अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं दैट इज पर्टिकुलरली डिपेंडिंग अपॉन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चंस गिवन टू अस. The question is saying that dominance of strong repulsive forces among the molecules of the gas. Okay, अगर molecules के बीच में strong repulsive force है तो हमें बताना है कि वहां पर compressibility factor की वैल्यू क्या होगी. तो it basically depends upon the pressure of the gas और हमें पता है कि जब अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो वहां पर हमें कंप्रेस करने में काफी प्रॉब्लम होगी बिकॉज कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीजेस एज द प्रेशर इंक्रीजेस. तो डोमिनेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेशर. सो इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर. ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? ये प्रेशर पे डिपेंड करेगा एंड फॉर दिस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज Z शुड बी ग्रेटर देन 1. तो वहां पर जो Z की वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स का डोमिनेंस ज्यादा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज दिस. द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z ऑफ इक्वेशन विल बी गिवन बाय Z इक्वल टू PV अपॉन nRT. ओके, तो हमने यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला लिखा है. अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं. So the first question that has been asked here is all about कि ideal gas के लिए compressibility factor की वैल्यू कितनी होगी. So for ideal gas
आइडियल गैस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT, तो हमें यहाँ पर Z को 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सो फॉर Z इक्वल टू 1 द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल बी 1 फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन. तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए बच्चों हमें यहाँ पर Z को 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. इसका सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा क्या है? So our second part of this is also mentioned in our book, that is Arihant. तो हम इस क्वेश्चन को इस बुक में से भी रेफर कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो हमारी बुक है इसमें जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पर सेकंड क्वेश्चन गिवन है वो ये है कि Z की किस वैल्यू के लिए बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा. तो बॉयल्स लॉ को अगर हमें बच्चों एप्लीकेबल करवाना है तो बॉयल्स लॉ को एप्लीकेबल करवाने के लिए हमारे पास में Z ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी देन ओनली द बॉयल्स लॉ विल बी फॉलोड. ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज आल्सो ऑन आवर टॉपिक, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो लेट्स सी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. The next question is the compression factor for 1 mole of the van der Waals gas at 0 degree Celsius and 100 atmosphere pressure is found to be 0.5. Assuming that the volume of the gas molecule is negligible, and you have to calculate the value of van der Waals constant A. हमें यहाँ पर van der Waals constant A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा दो क्वेश्चंस का मिक्सअप है. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का कॉन्सेप्ट भी यूज करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें यहाँ पर जो हमारी वैन डर वाल इक्वेशन होती है उस कॉन्सेप्ट को भी यूज करना है. तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वी विल राइट द गिवन कंडीशंस हियर. सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस को लिखना होगा. तो गिवन कंडीशंस क्या है? हमें गिवन है कि n जो है वो हमारा 1 मोल है, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 में 273 को प्लस करवाएंगे तो इट विल बी 273 केल्विन, क्योंकि हमें टेम्परेचर को केल्विन में रखना है. प्रेशर इज 100 एटमॉस्फेयर हियर. वॉल्यूम को हमको नेग्लिजिबल अज्यूम करना है और हमें यहाँ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.5. क्लियर? तो यहाँ हमें गिवन कंडीशंस जो दी हुई हैं वो हमने यहाँ पर लिख ली. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर PV इक्वल टू nRT या फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला Z इक्वल टू PV अपॉन nRT अप्लाई करके V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि पहले केस में तो हमने वॉल्यूम को नेग्लिजिबल अज्यूम कर लिया, बट फॉर अप्लाइंग द वैन डर वाल्स इक्वेशन यू विल रिक्वायर द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम हियर. ओके, सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है हमारा दैट इज गिवन बाय Z इक्वल टू PV अपॉन nRT. क्लियर? अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में से हमें V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो इट विल बी गिवन बाय ZnRT अपॉन P. Z की वैल्यू है यहाँ पर 0.5, नंबर ऑफ मोल्स है 1, R होता है बच्चों हमारा 0.083, टेम्परेचर हमारा है 273 और प्रेशर की वैल्यू कितनी है? प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 100 एटमॉस्फेयर. ओके, सो इस Z वाली इक्वेशन में हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड द वॉल्यूम हियर केम आउट टू बी 0.1119 एंड द वॉल्यूम विल बी इन आवर liters. Okay, so this is the value of volume that we have got here. अब हमें यहाँ पर वैन डर वाल्स कांस्टेंट A की वैल्यू को डिटरमाइन करना है. तो A की वैल्यू को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ A यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट द वैन डर वाल्स इक्वेशन. तो वैन डर वाल वाली इक्वेशन होती क्या है? लेट्स सी हियर. You have to apply the van der Waals equation. Our van der Waals equation is given by P plus an square V minus nB
इक्वल टू nRT। ये बच्चों हमारी वैन डर वाल्स इक्वेशन है। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमें n, r और t और v की वैल्यू, हमें सबकी वैल्यू पता है, हमें यहाँ पे कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, दैट इज a। बट यहाँ पर अभी हम वॉल्यूम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, वी विल अज्यूम द b टू बी नेग्लिजिबल, क्योंकि हमें यहाँ पर a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो b को हम नेग्लिजिबल अज्यूम करेंगे। तो अज्यूम b टू बी नेग्लिजिबल, हम यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कांस्टेंट a की। सो इट विल बी गिवन बाय p प्लस a n स्क्वायर v, यहाँ सिर्फ v बच जाएगा, इक्वल टू nRT। ओके, इस n को हमने, b को हमने नेग्लिजिबल अज्यूम किया। हमें पता है कि प्रेशर हमारा 100 गिवन था, a हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में v को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो व्हाट आई विल गेट हियर, इट विल बी pv प्लस an स्क्वायर nRT। ओके, सो प्रेशर है हमारा 100, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया 0.119, a हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे 1 है, नंबर ऑफ मोल्स अगेन 1, 0.083 और टेम्परेचर था बच्चों हमारा 273 केल्विन। यहाँ हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग हियर द वैल्यू ऑफ a एंड इट विल बी गिवन बाय 1 इंटू 0.083 इंटू 273। ये फैक्टर जो है ये हमारा माइनस में आ जाएगा, एंड ऑन मल्टीप्लाइंग 100 बाय 0.119 व्हाट आई विल गेट हियर, आई विल गेट हियर 11.9। तो ये हो गया माइनस का 11.9 एंड द वैल्यू ऑफ a केम आउट टू बी 0.52। और ये जो हमारे वैन डर वाल्स कांस्टेंट है ये यूनिटलेस नहीं होते हैं, इनफैक्ट वी हैव अ यूनिट हियर, इसकी यूनिट होगी एटमॉस्फेयर मोल्स टू लीटर इनवर्स 2। ओके, so this will be the value of a here according to the van der Waals equation। क्लियर? तो ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर किया, ये क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट से बेस्ड था, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो दोनों ही चीजें हमें पता होनी चाहिए फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ आफ्टर डूइंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन आइडियल गैस इक्वेशन, gas laws, and finally we have done some questions on the compressibility factor too, we are moving forward to our next topic which is about the partial pressure। okay, अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं that is completely dependent upon the partial pressure। तो ये partial pressure जो है this is completely mentioned in your book, that is our Arihant, that is about the Dalton's law of partial pressure। तो ये सारे क्वेश्चंस हम जो करेंगे इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द पार्शियल प्रेशर विच इज Dalton's law of partial pressure। okay, so the next question will be depending upon the partial law, that is Dalton's law of partial pressure, and the question is saying Dalton's law of partial pressure is not applicable to a mixture of। तो बच्चों हमें यहाँ बताना है कि Dalton's law of partial pressure जो है वो कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, तो डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो एप्लीकेबल तभी होगा जब गैसेस नॉन रिएक्टिव होगी। इट मींस दो गैसेस को मिक्स करने पे अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है देन ओनली यू विल कैलकुलेट इट्स पार्शियल प्रेशर, बट अगर दो गैसेस आपस में मिक्स हो जाती है देन यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट इट्स पार्शियल प्रेशर। सो डेल्टन्स लॉ is applicable for the gases which are non-reactive। जब गैसेस नॉन रिएक्टिव होगी देन ओनली यू विल अप्लाई द Dalton's law of partial pressure। तो बच्चों एक एग्जांपल मैं यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ, सपोज मैंने मिक्सचर लिया HCl और NH3 का। ओके, एक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक हमारे पास में अमोनिया है, हमने इन दोनों को मिक्स किया। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर Dalton's law of partial pressure एप्लीकेबल है या नहीं है, तो Dalton's law of partial pressure जो होगा वो हमारा यहाँ पर
एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम HCl को अमोनिया के साथ मिक्स करेंगे तो होगा क्या, HCl और अमोनिया के मिक्स होने पे ये दोनों रिएक्शन कर देंगे, तो ये दोनों रिएक्टिव गैसेज हैं। तो यहां हम डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करके पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम थिंग दैट is depending upon the partial pressure, and what we are given with a mixture of dihydrogen and dioxygen at 1 bar pressure contains 20% by weight of dihydrogen. You have to calculate the partial pressure of dihydrogen here. Okay, तो सबसे पहले बच्चों हमें given क्या है वो हम लिख लेते हैं। given है कि हमारे पास में एक मिक्सचर है, ठीक है, ये मिक्सचर हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके बना है। अब डाइहाइड्रोजन और डाइऑक्सीजन को जिस प्रेशर पर रखा गया है वो प्रेशर है हमारा 1 बार, और जो हाइड्रोजन उसमें है वो है हमारी 20% बाय वॉल्यूम। तो अगर हाइड्रोजन 20% है तो हमारी ऑक्सीजन कितनी होगी? द ऑक्सीजन विल बी 80%। क्लियर? हमें पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन का। अब हमें पता है कि हमें अगर हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ कैलकुलेट करना है तो हमें मोल फ्रैक्शन को यहाँ पर टोटल प्रेशर से इनटू करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास में पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर पार्शियल प्रेशर, कि पार्शियल प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स तो पता ही नहीं है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स को बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेट्स सी हाउ यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स हियर। हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं H2 के। हमें पता है H2 हमारे पास में 0.2 होगी क्योंकि 20% उसका वॉल्यूम है, और टोटल हो जाएगा हमारे पास में 0.2 प्लस 0.8, तो ये हो गया 0.2 और 1.0, दैट इज 0.2। सिमिलरली अगर मैं O2 के मोल्स को कैलकुलेट करूं तो इट विल बी 0.8 अपॉन 0.2 प्लस 0.8, दैट इज इक्वल टू 0.8, 1.0, दैट इज इक्वल टू 0.8। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स दैट इज मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। हम इसको इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं और कई बार हम इसको इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। ओके, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। अब हमें पार्शियल प्रेशर जो है वो हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है, तो हमें मोल फ्रैक्शन भी हाइड्रोजन का ही लेना पड़ेगा, दैट इज 0.2, और हम इसको 1 से इंटू करवा देंगे क्योंकि 1 हमारा यहाँ पर टोटल प्रेशर है। तो हाइड्रोजन का जो प्रेशर यहाँ कैलकुलेट हुआ दैट विल बी इक्वल टू 0.2 बार। ओके, द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेटेड हियर इज 0.2 बार। ये क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अनसॉल्व क्वेश्चन है जो हमारी इस बुक अरिहंत में गिवन है। सो इन दिस बुक अरिहंत यू विल गेट the every and each questions from your each topic in a flow wise manner according to our NCERT। NCERT बुक में हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हमें फ्लो में सारे क्वेश्चंस करने हैं तो वो हमारी इस बुक में गिवन है। ओके, सो जस्ट रेफर दिस बुक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द partial pressure that is given to us we can solve here. Let's see, this is the question here, and what is given in the question, this is the question which is given in your book, and this is nothing but our solved example from NCERT, that is our example number 6 given in this book। ये हमारी अरिहंत बुक का सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 6 है जिसको हम करने वाले हैं, एंड इट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग हियर। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एंड सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करके क्वेश्चन की गिवन कंडीशंस को यहाँ पर लिखेंगे। सो वी आर प्रोवाइडेड विथ अ नियॉन डाइहाइड्रोजन मिक्सचर। हमें दिया है कि नियॉन प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर है।
क्लियर है बच्चों? इसमें जो ऑक्सीजन है और नियॉन है उन दोनों का हमें मास गिवन है, तो हम बोल रहे हैं कि स्मॉल m जो है वो हमारा नियॉन का मास है, कितना है 167.5 ग्राम, और स्मॉल m हमें O2 के लिए दिया हुआ है 70.6 ग्राम। क्लियर? द सिलेंडर इज एट 25 बार pressure. What are the partial pressure of O2 and neon in the mixture respectively? तो हमें यहाँ पर क्या करना है, O2 और नियॉन का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो बच्चों हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमें एक तो चाहिए टोटल प्रेशर, जो कि दिया हुआ है हमें P टोटल 25 बार गिवन है ना क्वेश्चन में। नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू विल रिक्वायर हियर, हमें चाहिए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन तो हमें गिवन ही नहीं है, और मोल फ्रैक्शन की वजह से ही हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन एंड ओनली यू विल डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन हियर। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑक्सीजन और नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास में गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब बच्चों हमें पता है कि यहाँ गिवन मास है स्मॉल m और मोलर मास होता है कैपिटल M, और यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं नियॉन के मास की बात करूं तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 20। इसको हम कैपिटल M से लिख लेते हैं। सो कैपिटल M विल बी इक्वल टू 20 फॉर नियॉन। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का मास होगा 32 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ से दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन। ठीक है, तो नियॉन के मोल्स बच्चों कैसे कैलकुलेट होंगे, इट विल बी 167.5 अपॉन 20, एंड ऑन सॉल्विंग दिस यू विल अप्रोक्सीमेटली गेट 0.8875. Then we will calculate the number of moles of O2, and how I will get here, given mass है 70.6 और mass है इसका 32, तो it is probably came out to be 32 2 जा 64, so it will be 2.2 something. तो यहाँ मैंने ऑक्सीजन और नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए, हमें यहाँ चाहिए मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, मोल फ्रैक्शन हमारा कैलकुलेट होगा बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.88 और 2.2। ओके, नाउ हमें क्या करना है अब बच्चों, यहाँ पर हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे नियॉन का, देन वी विल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो नियॉन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो नंबर ऑफ मोल्स रखने पड़ेंगे नियॉन के, फिर नंबर ऑफ मोल्स रखने पड़ेंगे नियॉन के, और नंबर ऑफ मोल्स रखने पड़ेंगे O2 के। और O2 के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स रखने पड़ेंगे O2 के, और नीचे हमें इन दोनों का करवाना पड़ेगा सम। ठीक है, तो नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.88, ये आ गया 0.88 प्लस 2.2, ये आ गया 2.2 अपॉन 0.88 प्लस 0.2। ओके, सो on solving this what you will get here 0.88 upon 3.0 something. So on solving this approximately you will get here the value that is 0.79 something. Okay, now अगर हमें XO2 निकालने के लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो यहाँ पे हम एक और सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज हमें पता है कि नियॉन और O2 का दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो 1 होगा। सो इफ अगर हमने 0.79 नियॉन के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं तो हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा O2 के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल लेंगे, 1 में से 0.79 को माइनस करके, एंड यू विल गेट हियर 0.21। तो ये हमारे पास में O2 के मोल आ गए। क्लियर, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, एंड now we have to calculate here the partial pressure of both O2 and neon. Okay, so हमें पता था जब हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमें पता था कि जो हमारा टोटल प्रेशर है वो हमें 25 बार दिया हुआ है।
तो वी विल कैलकुलेट हियर the partial pressure of neon and oxygen. So firstly we are calculating the partial pressure of neon. Okay, then we will calculate the partial pressure of oxygen, और यही दो पार्ट हमसे क्वेश्चन में पूछे गए. So in the first part हमें पता है कि partial pressure neon का कैसे निकलेगा. हमें नियॉन के मोल फ्रैक्शन को टोटल से इनटू करवाना होगा, और नियॉन का मोल फ्रैक्शन था बच्चों 0.79, इसको हमको 25 से इनटू करवाना है. सिमिलरली ऑक्सीजन का अगर मुझे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन से हमें टोटल प्रेशर को इनटू करवाना होगा, और ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 0.21 एंड पी टोटल इज 25. ओके, इन दोनों कैलकुलेशंस को हम कर लेते हैं एंड द प्रेशर विल बी इन, यू कैन राइट इट इन एटमॉस्फेयर और यू कैन राइट इन बार. तो हम प्रेशर की यूनिट यहाँ लगा देते हैं, दैट इज एटमॉस्फेयर. और यू कैन राइट इट एज अ बार. ओके, सो यहाँ यूनिट हो जाएगी हमारी बार. तो इन दोनों कैलकुलेशंस को हम कर लेते हैं यहाँ पर. 79 मल्टीप्लाई बाय 25, सो इट विल बी 9 5 जा 45, 5 7 जा 35 एंड 4 39, 2 9 जा 18 एंड इट विल बी 15. सो इट केम आउट टू बी 1975. तो ये हो गया हमारा 19.75 लीटर, जो कि नियॉन का पार्शियल प्रेशर आया है. सिमिलरली 25 को हम 21 से कैलकुलेट करेंगे तो you will get here 5.25 bar. Okay, so these are the partial pressures of oxygen and neon that we have calculated here, that is 5.25 bar, and the partial pressure of neon is 19.75 bar. Okay, so these are the partial pressures that we have calculated, and we have just applied here the Dalton's law of partial pressure. Okay, now जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज एक्चुअली द फर्स्ट टॉपिक वी हैव इन अवर एनसीईआरटी, दैट इज अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. हमें पता है कि जितने भी स्टेट्स होते हैं एटम के, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमने मैटर की बात की, इनके बीच में बहुत सारे फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं. तो वो फोर्स हमारा होता है आइदर इट मे बी द London forces, it may be the van der Waals forces, it may be the hydrogen bonding, it may be dipole forces, और it may be dipole induced dipole forces. तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा कवर करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ओके, सो लेट्स डील हियर विद द क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ओके, our next questions will be dependent upon the intermolecular forces we have, and the question being here is, this is the first question that is given to us, and I'm reading the question statement wise here. The interaction energy of London forces is inversely proportional to the sixth power of the distance between two interacting particles, but on what factor does its magnitude depend upon? Okay, so बच्चों हमें यहाँ पर बोला है कि लंदन फोर्सेस में, लंदन फोर्सेस हमारे डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं. तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स. दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसको r मानूं तो उसके सिक्स्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. बट हमें ये बताना है कि लंदन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो होता है वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये क्वेश्चन जो हमने लिया है, ये हमारी अरिहंत बुक को हमने रेफर करके लिया है. तो वहां पर हमें कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, बट वी हैव कंसीडर्ड हियर इट एज अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. तो हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा. तो बच्चों यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है कि क्या होता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता जाता है, ओके, सो अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूल का साइज
बड़ा होता गया। तो मॉलिक्यूल अगर साइज में बड़ा होता गया तो जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो बच्चों डिस्टॉर्टेड होता जाता है, ठीक है। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्टेड होता जा रहा है तो लंदन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी कैसी है। तो लंदन फोर्सेस इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन which factor? They basically depend upon the polarizability of molecule. So on what factor it is going to depend upon? It is basically dependent upon the polarizability of a molecule here. Okay, तो ये था हमारा first question which is from London forces. Now we are considering one more question here. और ये यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, ये हमें यू कैन से दैट कि ये हमारा एक केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन है जो कि आजकल एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हमें एग्जाम में असर्शन रीजन केस बेस्ड स्टडी ये दोनों मेथोडोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस हैं हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। और उन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अरिहंत बुक को रेफर करेंगे क्योंकि उसमें सारे टॉपिक हमारी एनसीईआरटी के फ्लो के अकॉर्डिंग प्रोवाइडेड है। ओके, नाउ the question is saying use the information and the data given below to answer the questions A to C. Stronger intermolecular forces result in higher boiling point. तो पहला पॉइंट हमें क्या गिवन है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा फोर्स होगा उसको बॉन्ड्स को ब्रेक करने में बच्चों हमें ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और हम ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे इट मींस बॉइलिंग पॉइंट वहां पर बहुत ज्यादा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्सेस इंक्रीजेस विथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स। जो लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेंथ के साथ बढ़ती जाती है। जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बात किया था कि मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होगा तो वो पोलराइजेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देगा। हमें यहाँ पर HF, HCl, HBr इन सब का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है और हमें ये बताना है कि इन सब में किस टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग which type of intermolecular forces are present in the molecules HF, HCl, HBr and HI. Okay, HF, HCl, HBr और HI में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हियर। तो हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है यहाँ पर HF, HCl, HBr और HI। ओके, अब बच्चों हमें पता है कि ये हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। पोलर मींस यहाँ पर दोनों की जो पोलैरिटी है वो यहाँ पर हमारी सेम नहीं है। इनफैक्ट एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज एटम है। तो हमारा जो HCl, HBr और HI होगा, ठीक है, इसमें हमारा लंदन फोर्स भी है जिसको हम डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं, और इसमें हमारे डाइपोल डाइपोल फोर्स भी है। ठीक है, ये मैंने बात की है HF, HCl और HCl, HBr और HI की। लेकिन अगर मैं HF की बात करूं, मैं यहाँ पर HF की बात करूं तो HF जो है बच्चों हाइड्रोजन हमारा फ्लोराइड, हमें पता है कि फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो अपने बीच में एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एस्टेब्लिश करता है और उस स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HF में कौन कौन से फोर्स एग्जिस्ट करेंगे? HF में हमारा फोर्स एग्जिस्ट करेगा एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा क्योंकि ये डाइपोल फॉर्म कर रहा है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है। ओके, तो ये दो फोर्स हमारे HF के केस में है। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द फोर्सेस दैट इज एग्जिस्ट बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमारा इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है, लेट्स सी हियर। Looking at the trend of the boiling point of HCl, HBr and HI, explain the dipole-dipole interaction and the London interaction. Which one is going to be predominant here? हमें यहाँ पर HF को हटा दिया है,
HCl, HBr और HI का अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखूं तो हम बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि HCl से HBr, HBr से HI जाने में यू कैन इजीली सी कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट HCl के लिए 189 था, HBr के लिए 206 था और HI के लिए हमारा 238 था। ओके, 189, 206 एंड 238। 189, 206 एंड 238, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है और ये हमें बता रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जा रहा है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर मैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करूं तो हमें पता है ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ट्रेंड होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होगी, ब्रोमीन की उससे कम होगी, आयोडीन की सबसे कम होगी। ऐसा क्यों होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा वो फैक्टर होता है दैट इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम क्लास 10th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा होगा। नाउ इफ दिस इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर क्लोरीन की ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड जस्ट इससे रिवर्स होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बच्चों HI का ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमारा ये है। तो इसका मेन रीजन तो ये है। अब अगर मैं इनके बीच में फोर्सेस की बात करूं तो HCl, HBr, HI तीनों में डाइपोल डाइपोल और लंडन फोर्सेस हैं, लेकिन हमें यहाँ पूछा है कि कौन सा फोर्स यहाँ पर डोमिनेट करेगा। ओके, तो मैं अगर HCl, HBr और HI की बात करूं तो यहाँ पर डाइपोल डाइपोल फोर्स है और दूसरा यहाँ पर लंडन फोर्स भी है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास में डाइपोल डाइपोल फोर्स भी है और लंडन फोर्स भी है। तो अगर डाइपोल डाइपोल और लंडन फोर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फोर्स यहाँ पर डोमिनेट करेगा। तो बच्चों यहाँ जो फोर्स डोमिनेट करेगा वो करेगा लंडन फोर्स, क्योंकि यहाँ अगर मैं बात करूं तो जो पोलराइजेबिलिटी है मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज कर रही है और हमें पता है कि लंडन फोर्सेस एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग होगा? लंडन फोर्स डोमिनेटिंग होगा। ओके, नाउ वी हैव वन मोर पार्ट हियर। हमें यहाँ पर एक और क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन इज सेइंग व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड हाईएस्ट व्हाइल दैट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड लोएस्ट। HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है 293 है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 238 है। हमसे यहाँ पूछा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। इट मींस फ्लोराइड का सबसे ज्यादा है और आयोडाइड का सबसे कम है। तो बच्चों अभी अभी जब हमने इस केस को पढ़ा था तो हमें पता था कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओके, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें पता है कि HF के केस में जो हमारा फोर्स एग्जिस्ट करता है इट इज अवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन HI में जो है वो है हमारा डाइपोल डाइपोल और लंडन फोर्सेस। ओके, तो अब आप लोग मुझे बताइए कि दोनों फोर्सेस में से कौन सा फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। वी ऑलरेडी नो दैट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग ऑल द टाइप ऑफ फोर्सेस दैट वी हैव डील। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है
तो ऑब्वियसली जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा. ओके, so this is the question from our topic, that is intermolecular forces. I hope intermolecular forces has been clear to you, but if it is not clear to you, just refer our Arihant book. Now the last topic of this chapter that we are going to deal is about the van der Waals equation. Okay, अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं that is completely dependent upon the van der Waals equation, and let's do the questions here. So the first question that is given to us that is completely depend upon the van der Waals equation is, for real gases the relationship between P, V and T is given by the van der Waals equation. तो बच्चों यहाँ पर P plus AN square upon V square, V minus NB equal to nRT जो होती है हमारी van der Waals equation होती है, जहाँ पर A और B दोनों van der Waals के कांस्टेंट है. A जो है वो मोलर वॉल्यूम का पैरामीटर को हमें बताता है और जो B है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स को बताता है. ओके, तो अब ये क्वेश्चन हमारी अरिहंत बुक का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. यू कैन इजीली रेफर दिस क्वेश्चन ऑन योर पेज नंबर, आई कैन टेल यू वन मोर थिंग हियर. हाँ, हम इसे पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 18 हम इसमें देख सकते हैं. तो हमें यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हमें यहाँ पर इसको इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ B और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ A के बेसिस पे अरेंज करना है. ओके, तो लेट्स सी हियर. हमें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन हैं लाइक O2, H2, He एंड CO. ओके, तो बच्चों हमें इन्हें अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ B. क्लियर? तो जो B वाला फैक्टर है ना, वो हमारा जो है वो मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा उसका मोलर वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा. ये मोलर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो हमें पता है कि जो CO2 होगा वो हमारा सबसे ग्रेटर फोर्स एग्जिबिट करेगा, देन O2, देन He और देन वी हैव H2. तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है हमारा B के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा मोलर वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा B का वैल्यू होगा. तो CO2, O2 का वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू H2 एंड He. सेकेंड पार्ट में हमें जो मॉलिक्यूल्स गिवन है इट इज CH4, O2 एंड H2. हमें इनको अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ A की डिक्रीजिंग वैल्यू के बेसिस पे. अब A की जो वैल्यू होती है ना वो इंटरैक्शन फोर्स पे डिपेंड करती है कि इंटरैक्शन फोर्स कैसा है. ठीक है बच्चों, अभी मैंने लंडन फोर्सेस जब डिस्कस किए थे प्रीवियस टॉपिक में तो मैंने बताया था कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होता जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्टेड होता जाएगा और उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो लंडन फोर्स बढ़ता जाएगा. तो अगर मैं इन सारे मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो हमें पता है कि A के बेसिस पे अगर हमें इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो जो CH4 होगा वो O2 से ज्यादा होगा और H2 से कम होगा. इट मीन्स जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा वो उतना ज्यादा A की वैल्यू को एग्जिबिट करेगा. तो A की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा CH4 की होगी क्योंकि उसका मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा है. देन O2 की होगी क्योंकि उसका मॉलिक्यूल का साइज उसके कंपैरिजन में छोटा है. देन लास्ट होगा हमारा H2 क्योंकि इसका साइज सारे मॉलिक्यूल्स में सबसे छोटा है. क्लियर? तो ये था हमारा अरेंजमेंट एंड यू कैन इजीली रेफर दिस क्वेश्चन एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन इन योर अरिहंत बुक. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज दिस. इस क्वेश्चन में हमें बोला है बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर अ रियल गैसेस एट हाई प्रेशर. If Z is the compressibility factor, how can the van der Waals equation at a low pressure written as, and you have to compare the values for Cl2 and next part this is. Okay, तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें हाई प्रेशर पे बात करनी है और नेक्स्ट टॉपिक में हमें बोला है कि हमें लो प्रेशर पे इस इक्वेशन की बात करनी है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यूज का कंपैरिजन करना है. You can see here this equation is given by P plus AN square upon V square and V minus NB equal to RT. तो बच्चों अगर प्रेशर वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे. ओके, सो इट विल बी P plus 0
V minus NB equal to RT. So it is P V minus NB equal to RT, and we will get PV minus PNB equal to RT, and we will get PV equal to RT plus NPB. ये हमारी PV की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें यहाँ PV की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें यहाँ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT. ठीक है, तो PV तो हमारे पास में है. अब अगर हमें Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरी इक्वेशन को NRT से डिवाइड कर रही हूँ. तो इट विल बी PV अपॉन NRT. ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, एंड वी आर डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय NRT. ओके, हमने इसको NRT से डिवाइड किया. इट विल बी RT अपॉन NRT. इट विल बी NPB अपॉन NRT. तो PV अपॉन NRT तो हो गया हमारा Z. यहाँ पर RT से RT कैंसिल हो गया, ये बच गया 1 अपॉन N. यहाँ N से N कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया PB अपॉन RT. तो अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा वॉल्यूम के कंपैरिजन में, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. हम इस वाली टर्म को इग्नोर करके रेस्ट ऑफ द इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, हमें बोला है कि प्रेशर वॉल्यूम से बहुत बहुत कम है. प्रेशर वॉल्यूम से बहुत बहुत कम है, मतलब वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा है. तो हमें पता है हमारी इक्वेशन होती है P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल टू NRT. ठीक है, अब बच्चों प्रेशर बहुत कम है तो हम प्रेशर को इग्नोर कर देंगे. सो इट विल बी AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल टू RT हियर. सो अगर हमने यहाँ पर प्रेशर को इग्नोर किया, देन हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो PV तो हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में चाहिए, तो हम यहाँ P को इग्नोर नहीं कर सकते. तो अगर हमने कहा वॉल्यूम बहुत बहुत ज्यादा है, तो बहुत बहुत ज्यादा है तो उसके कंपैरिजन में हम B को यहाँ पर इग्नोर करेंगे. किसे इग्नोर करेंगे हम? B को. पहले V ज्यादा था, P V से ज्यादा था, तो हमने इस फैक्टर को इग्नोर किया कि ये बहुत छोटा हो गया, P को हमने ले लिया. अब हमने बोला कि V बहुत ज्यादा है, तो V अगर इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो हम B को इग्नोर कर देंगे. हम वैंडरवाल कांस्टेंट्स में से एक टर्म को यहाँ पर इग्नोर कर देंगे. तो इट विल बी P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ये हो गया V इक्वल टू RT. इट विल बी PV प्लस, एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी AN स्क्वायर अपॉन V इक्वल टू RT. अब अगर मैं यहाँ PV की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इट विल बी RT माइनस AN स्क्वायर अपॉन V, एंड हमें क्या चाहिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में? वी नीड PV अपॉन NRT. तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं NRT से. सो इट विल बी PV अपॉन NRT इक्वल टू RT अपॉन NRT माइनस AN स्क्वायर अपॉन V NRT. तो PV अपॉन NRT तो Z बन गया, RT से RT कैंसिल, ये हो गया 1 अपॉन N. यहाँ बच्चों एक N से एक N कट गया तो ऊपर बच गया AN और नीचे बच गया हमारा VRT. तो दिस इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर व्हेन द प्रेशर इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू वॉल्यूम. प्रेशर वॉल्यूम से बहुत बहुत कम होगा तो हम यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन इन दिस सीक्वेंस. This is a graph type question that is given to us, and this question is again dependent upon the compressibility factor. हमें यहाँ पर given है कि गैस 1 मोल पे T इक्वल टू 300 केल्विन पे B0 पे एक ये प्लॉट यहाँ पर बनाया हुआ है, एंड हमें यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है वैंडरवाल्स कांस्टेंट A की इन एटॉमिक लीटर मोल -2. तो हम यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो हमें पता है कि हमारी जो वैंडरवाल्स इक्वेशन होती है, ठीक है, वो होती है P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB, ये NB इक्वल टू NRT. हमें यहाँ बोला है कि N को रखो 1 और B को रखो 0. तो हम यहाँ ऐसा कर लेते हैं, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, N को हम 1 रख रहे हैं, B को हम 0 रख रहे हैं. ओके, तो ये इक्वेशन मुझे मिल गई. अब मैं V को अंदर लेके जा रही हूँ तो आई विल गेट PV अपॉन A अपॉन V इक्वल टू RT. ये इक्वेशन हमें मिल गई.
ओके बच्चों, सो इट विल बी PV minus RT equal to minus A upon V. This is the equation. अब हमें क्या करना होता है कि अगर हमें किसी भी इक्वेशन का ग्राफ सॉल्व करना है तो हम वहां पर A की वैल्यू को उसके स्लोप से कैलकुलेट करते हैं एंड इट विल बी माइनस m. अब मैथ्स में हम किसी भी स्लोप की वैल्यू कैसे निकालते हैं? m विल बी गिवन बाय माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो अभी हम ग्राफ में देखते हैं यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या हैं. हमें यहाँ पर a को कैलकुलेट करना है जो इस ग्राफ का स्लोप है. ठीक है, अब ये a कैसे कैलकुलेट होगा? मुझे यहाँ पर y2 और y1 की वैल्यू दी हुई है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 और x2 की वैल्यू भी दी हुई है. तो इट विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 कितना है? 21.6. इट इज 20.1 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस 2 और आगे हमारा माइनस है. नाउ 21.6 में से 20.1 गया तो आई एम गेटिंग हियर 1.5 माइनस का अपॉन 1. सो इट विल बी a इक्वल टू 1.5 क्योंकि यहाँ पर हमारा ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. तो यहाँ हमें a की वैल्यू कितनी मिली? द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1.5 और हमें यूनिट स्पेसिफाई करना जरूरी है, एटॉमिक लीटर मोल माइनस 2. तो a कितना हो गया? a हमारा हो गया 1.5 which I have calculated from the slope of the graph. Clear है? So these are some of the questions that we have discussed from Arihant book and this is from our chapter that is state of matter. तो मैं एक बार quickly आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या questions डील किए. अभी हमने क्वेश्चन किया वैंडरवाल इक्वेशन पे, हमने क्वेश्चन किया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, आइडियल गैस इक्वेशन पे, गैस लॉ पे, Dalton's law of partial pressure पे. Apart from that, we have some questions that is mixed on the compressibility factor and van der Waals equation too. हमने compressibility factor Z के ऊपर भी यहाँ पर कुछ questions किए. If you have any doubt, you can refer Arihant book. And for getting more amazing videos like this, just have a look at this video and you can simply got the solutions of all these questions. Next chapter we will continue in our next class. So thank you so much and have a great day.